हेलो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के भरण पोषण से संबंधित 10 जनवरी 2025 के निर्णय के संबंध में। केस है रीना कुमारी, रीना देवी, रीना बनाम दिनेश कुमार महतो एवं अन्य 2025। साथियों, आज हम आपको बताएंगे सीआरपीसी की धारा 125 क्या कहती है, जो कि वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 में वर्णित है। इसके पहले हम जानेंगे इस केस के तथ्य, यानी मामले के तथ्य क्या हैं, यह भी जानना जरूरी है। मामला जो है उसके क्या फैक्ट हैं, कैसे विवाद स्टार्ट हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो साथियों, हम आपको बता दें कि रीना कुमारी जो है, देखिए ये पति है और ये पत्नी हो गए। पत्नी कौन है? रीना कुमारी। रीना कुमारी पत्नी हो गई और पति कौन है? दिनेश। साथियों, रीना कुमारी और दिनेश कुमार महतो का विवाह 1 मई 2014 को हुआ। रीना कुमारी और दिनेश का विवाह 1 मई 2014 को हुआ, परंतु अगस्त 2015 यानी 1 साल बामुश्किल साथ रहे और अगस्त 2015 से अलग हो गए। क्या हो गए? अलग हो गए। दोनों अलग अलग हो गए। इसके बाद होता क्या है कि जनवरी 2015 में, अगस्त 2015 में अलग हुए हैं, लेकिन अगस्त के पहले जनवरी 2015 में जो पत्नी है रीना कुमारी, इनका गर्भपात हुआ। क्या हुआ? गर्भपात हो गया। इस दौरान जब पत्नी रीना कुमारी एक ऐसे दौर में गुजर रही थी जब उनका गर्भपात हुआ था, उस समय उनको अपने पति की जरूरत थी कि पति उनके साथ रहता। तो ऐसी स्थिति में, गर्भपात होने की स्थिति में भी जो पति है, ना तो पति देखने गया और ना ही उसने किसी प्रकार का खर्चा दिया। साथियों, जो पति है पत्नी का, यानी कि दिनेश, ना तो देखने गया, ना उसने खर्चा दिया, कुछ भी नहीं किया। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। रीना ने फिर आरोप लगाया। इसके बाद फिर जब ऐसी घटना घटित हो गई, उसके बाद पति अपनी पत्नी के पास नहीं आता है, फिर इसके बाद आरोप लगाए जाते हैं। किसके द्वारा आरोप लगाए जाते हैं? पत्नी के द्वारा। क्या आरोप लगाए गए हैं वो हम आपको बताएंगे। साथियों, इसमें रीना ने आरोप लगाया कि वैवाहिक गृह में उसे प्रताड़ित किया गया। जो आरोप लगाए गए हैं किसके द्वारा? रीना के द्वारा। पहला आरोप लगाया गया कि ससुराल में उसको प्रताड़ित किया गया है। क्या किया गया है? प्रताड़ित किया गया है और उसे मानसिक पीड़ा दी गई। क्या दी गई? मानसिक पीड़ा दी गई। कहां पर? ससुराल में। और दिनेश ने 4 पहिया वाहन खरीदने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की। जो दिनेश है, यानी जो पति है, पति के द्वारा क्या किया गया? 4 पहिया वाहन खरीदने 5 लाख की मांग। कितने की? 5 लाख की मांग की गई। उसके बाद खाना पकाने के लिए एलपीजी स्टोव या शौचालय का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी गई। मतलब खाना बनाने के लिए ना तो गैस था, ना ही स्टोव, और शौचालय के लिए जो बाथरूम होते हैं उनकी उपयोग की अनुमति नहीं दी गई। शौचालय के उपयोग की अनुमति नहीं दी गई। ये आरोप लगाए गए किसके द्वारा? पत्नी के द्वारा अपने ससुराल वालों के खिलाफ। जुलाई 2018 में
जुलाई 2018 में परिवार न्यायालय रांची, परिवार न्यायालय रांची झारखंड के समक्ष दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना के लिए वाद संसित किया गया। यानी रांची न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया? वाद प्रस्तुत किया गया। कहां किया गया? रांची में वाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें दावा किया गया कि रीना बिना किसी कारण के चली गई। साथियों, सन 2018 में दिनेश के द्वारा रांची कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया गया। किसके खिलाफ? अपनी पत्नी के खिलाफ। तो पति ने कहा, क्या कहा? कि पत्नी बिना बताए चली गई, बिना बताए चली गई। क्या आरोप लगाया? कि रीना बिना किसी कारण के चली गई और उसके बुजुर्ग माता पिता की देखभाल में मदद नहीं कर रही है। यानी पत्नी बिना बताए, बिना कारण के चली गई। और जो दिनेश है, इसके जो माता पिता बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं, उनकी देखभाल पत्नी के द्वारा नहीं की जा रही। ऐसे आरोप लगाए गए। किसके द्वारा? दिनेश के द्वारा। और इस प्रकार का वाद कहां प्रस्तुत किया गया? रांची में प्रस्तुत किया गया। उसके बाद होता क्या है? देखिए, दोनों ने आरोप लगा दिए, पति पत्नी दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा दिए। शादी बामुश्किल 1 साल जैसे तैसे चली और फिर ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गईं और दूरियां इतनी बढ़ गई कि कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच गया। आरोप प्रत्यारोप लगते गए और फिर मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। अगस्त 2019 में, अगस्त 2019 में रीना ने, जो रीना है दिनेश की पत्नी, रीना ने क्या किया कि 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण के लिए आवेदन किया। लेकिन इसके पहले, अगस्त 2019 के पहले, हम 2018 में भी एक नजर डाल लेते हैं कि जैसे ही पति के द्वारा जो आरोप लगाए गए, वैसे ही जुलाई में पति ने वाद प्रस्तुत किया। देखिए, जुलाई में 2018 में पति के द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया। उसके बाद अगस्त 2018 में पत्नी के द्वारा पति के खिलाफ, पत्नी के द्वारा पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A के अधीन आपराधिक परिवाद दाखिल किया गया। किसके द्वारा? पत्नी के द्वारा आपराधिक वाद दाखिल किया गया। कहां? कोर्ट में। जिसके कारण उसे कारावास हुआ और बिजली बोर्ड में जूनियर इंजीनियर के रूप में उसकी नौकरी से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। 2018 में पत्नी के द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया। इसमें जो पति दिनेश है, पति दिनेश को सजा हो गई। क्या हुई? सजा हुई, कारावास मिली। और उस कारावास की वजह से जो दिनेश था, दिनेश नौकरी करता था। कहां नौकरी करता था? बिजली बोर्ड में जूनियर इंजीनियर था। बिजली बोर्ड में जूनियर इंजीनियर था। तो वहां से उसको क्या कर दिया गया? अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। किसको? दिनेश को। क्यों कर दिया गया? क्योंकि उसको सजा हो गई थी 498A आईपीसी में। उसके बाद फिर होता क्या है? सजा होने के बाद फिर 2019 में, अब हम आते हैं 2019 में, अगस्त 2019। देखिए, पहले तो पत्नी के द्वारा पति के खिलाफ वाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें सजा पति को हो गई।
उसके बाद फिर पत्नी रीना ने क्या किया कि सीआरपीसी की धारा 125 के अधीन भरण पोषण के लिए आवेदन किया। भरण पोषण के लिए क्या किया? आवेदन न्यायालय में किया। कहां किया आवेदन? न्यायालय में किया। अब उसके बाद क्या होता है फरवरी 2022 में, अब फरवरी जैसे ही आवेदन भरण पोषण के लिए किया गया, परिवार न्यायालय ने, जो परिवार न्यायालय फैमिली कोर्ट है, परिवार न्यायालय ने फरवरी 2022 को जो भरण पोषण का आवेदन था 125 वाला, वो स्वीकार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। किसके द्वारा? परिवार न्यायालय के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और स्वीकार होते ही दिनेश को दिनेश को वेतन मिल रही थी, दिनेश को जो वेतन मिल रही थी 43,211 रुपए। कितनी? 43,211 रुपए जो वेतन मिल रही थी दिनेश को, इसमें से 10,000 रुपए मासिक, 10,000 रुपए मासिक भुगतान करने का आदेश दिया गया। मासिक भुगतान करने का आदेश दिया गया। साथियों देखिए, पहले पति के द्वारा पहले पत्नी के अगेंस्ट वाद प्रस्तुत किया गया, फिर पत्नी के द्वारा भी वाद प्रस्तुत किया गया अगस्त 2018 में। उसके बाद पति को 498A में सजा हो जाती है। सजा होने के बाद उसको अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है। और उसके बाद अगस्त 2019 में पत्नी के द्वारा भरण पोषण के लिए आवेदन न्यायालय में फैमिली कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे 2022 में, कब? 2022 में उस आवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है। दिनेश की वेतन कुल 43,211 है, इसमें से 10,000 रुपए मासिक भुगतान करने का आदेश फैमिली कोर्ट के द्वारा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? फैमिली कोर्ट के द्वारा आदेश कर दिया जाता है भरण पोषण के लिए। इसके बाद क्या होता है साथियों? अब देखिए, थोड़ा सा हम 125 के बारे में आपको शॉर्ट में बता देते हैं। 125 एक बार से देखा जाए तो भरण पोषण से ही संबंधित है। इसके बारे में हम आपको डिटेल में भी बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। साथियों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। फैमिली कोर्ट ने आदेश कर दिया कि भाई पति पहली कारावास भुगत चुका है और अब 10,000 रुपए महीने का भरण पोषण के लिए भी भुगतान करेगा। इसके बाद अप्रैल 2022, देखिए फरवरी 2022 का निर्णय फैमिली कोर्ट में हुआ रीना के पक्ष में। उसके बाद अप्रैल 2022 में परिवार न्यायालय ने पुनर्स्थापन के बाद में दिनेश के पक्ष में निर्णय सुनाया, जिसमें रीना को 2 माह के भीतर वैवाहिक जीवन पुनः प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया, जिसका उसने पालन नहीं किया। इसके बाद होता क्या है? 2 अप्रैल 2022 को परिवार न्यायालय ने, जो परिवार न्यायालय है, परिवार न्यायालय ने पुनर्स्थापन यानी पुनर्स्थापन का वाद प्रस्तुत किया गया। पुनर्स्थापन के बाद में कि पति ने कहा कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूं, सो एंड सो। इस वाद में दिनेश के पक्ष में फैसला हुआ। क्या हुआ? दिनेश के पक्ष में फैसला हुआ। और फैसला क्या हुआ? फैसला हुआ कि 2 माह के भीतर 2 माह के भीतर वैवाहिक जीवन पुनः प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। यानी वैवाहिक जीवन पुनः प्रारंभ करने के निर्देश।
इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जन 2 माह के भीतर साथ में रहने लगे। लेकिन होता क्या है, जो पत्नी है रीना, इसके द्वारा इस आदेश जो दिया गया था, निर्देश दिए गए थे, इसकी पालना नहीं की जाती। पत्नी रीना द्वारा निर्देश नहीं माने गए। क्या नहीं गए किए गए? माने गए। इसके बाद फिर दिनेश ने, अब इतना होने के बाद अब जो पति है, दिनेश ने हाई कोर्ट का रुख किया। कहां का? झारखंड उच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय का रुख किया और यहां एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से भरण पोषण आदेश को चुनौती दी। क्या किया इसने? आपराधिक पुनरीक्षण याचिका किसके द्वारा लगाई गई? दिनेश के द्वारा। किस लिए लगाई गई? कि जो भरण पोषण 10,000 रुपए माह निर्धारित हुआ है, उसको कैंसिल करने के लिए लगाई गई। चूंकि न्यायालय ने आदेश कर दिया था कि दोनों साथ में रहें, लेकिन न्यायालय ने भरण पोषण रद्द नहीं किया था। इसके बाद जो पति दिनेश है, पति दिनेश ने झारखंड उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की और याचिका किस चीज के लिए थी? जो भरण पोषण का जो आदेश था उसको चुनौती दी, जिसमें तर्क दिया गया कि चूंकि रीना ने पुनर्स्थापना की डिक्री का पालन करने से इनकार कर दिया। इसमें जो तर्क दिया गया कि भाई हम किस तर्क पर भरण पोषण का जो आदेश है 10,000 प्रति माह का, उसको रद्द करवाना चाहते हैं, उसके लिए तर्क दिया गया कि जो पुनर्स्थापन का जो आदेश हुआ है, उस आदेश की रीना के द्वारा पालना नहीं की गई है और वह पुनर्स्थापन आदेश जो हुआ है वो दिनेश के पक्ष में डिक्री हुई है। दिनेश के पक्ष में डिक्री हुई है, इसलिए वह सीआरपीसी की धारा 125 सब क्लॉज 4 के अधीन भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। जब पुनर्स्थापन का आदेश का पालन उसके द्वारा, रीना के द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो फिर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत 10,000 रुपए जो प्रति माह पा रही है, उसके पाने की हकदार नहीं है। इसमें माननीय हाई कोर्ट ने, झारखंड हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया? दिनेश के पक्ष में आदेश दिया। क्या किया? दिनेश के पक्ष में आदेश, यानी एप्लीकेशन, याचिका स्वीकार कर ली गई। क्या कर ली गई? स्वीकार कर ली गई और किसके पक्ष में दे दिया गया? दिनेश के पक्ष में। उसके बाद रीना ने फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अब देखिए साथियों, अब जो निर्णय 10 जनवरी 2025 को हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपील किसने की? रीना के द्वारा। अपील किसने की? रीना ने अपील की। और किस चीज के लिए अपील की? जो आदेश झारखंड हाई कोर्ट ने दिया था उसको चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेक्षित किया कि अब साथियों होता क्या है, अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेक्षित किया कि सीआरपीसी की धारा 125, जो सीआरपीसी की धारा 125, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो चुकी है, तो अब उसमें धारा 144 में बढ़ने थे। सीआरपीसी की धारा 125 सामाजिक न्याय का एक उपाय है। क्या है? सामाजिक न्याय का एक उपाय है। क्या है? सामाजिक न्याय का एक उपाय है। दूसरी चीज, जैसे विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है। इसमें जो 125 है किसके लिए बनी है?
महिला बच्चों की सुरक्षा के लिए, किसके लिए? महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा सुदृढ़ किए गए अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 3 के संवैधानिक दायरे में आती है। जो आर्टिकल अनुच्छेद 39 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 है, 39 द्वारा सुदृढ़ किए गए अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 15 किसके अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत आती है। न्यायालय ने प्रच्छेद किया कि भरण पोषण की कार्रवाई मूलतः सिविल प्रकृति की होती है। न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपील की सुनवाई के दौरान कहा कि जो भरण पोषण की कार्यवाही क्या होती है? सिविल, क्या होती है? सिविल प्रकृति की होती है। देखिए साथियों, हम आपको बता दें, एक आपराधिक प्रकृति, क्रिमिनल एंड सिविल, दो प्रकार के मामले होते हैं। सिविल मामले और आपराधिक यानी क्रिमिनल मामले। आपराधिक मामलों में पुलिस क्या करती है? एफआईआर करती है और इन्वेस्टिगेशन करती है और एफआईआर करती है। इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है, सीधे कोर्ट में मामला प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है? इस सिविल मामलों में पुलिस एफआईआर नहीं करती है। तो साथियों, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा कि भरण पोषण एक प्रकार से सिविल प्रकृति का क्या है? सिविल प्रकृति की होती है। जो भरण पोषण की कार्रवाई कैसी होती है? भरण पोषण की जो कार्रवाई है वो कैसी होती है? सिविल प्रकृति की होती है। कैसी होती है? सिविल प्रकृति की होती है। अब साथियों, तथा माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता में से शामिल करने का मुख्य उद्देश्य, अब बात आती है कि भाई इसको सीआरपीसी में शामिल क्यों किया गया? किसको? 125 को शामिल क्यों किया गया? यह प्रश्न उठता है। 125 को सीआरपीसी में शामिल क्यों किया गया? यह तो सिविल प्रकृति की है, फिर सीआरपीसी की धारा 125 में क्यों शामिल किया गया? तो इसका उत्तर भी आज हम आपको देंगे। इसका मुख्य उद्देश्य, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसलिए शामिल किया गया क्योंकि उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि सिविल न्यायालयों में उपलब्ध उपचार की तुलना में अधिक तीव्र तथा किफायती उपचार उपलब्ध कराना। मतलब तीव्र तथा किफायती उपचार उपलब्ध कराना। अदर मैटरों की अपेक्षा इसमें स्पष्ट कहा गया कि सिविल न्यायालयों में उपलब्ध उपचार की तुलना, जो सिविल न्यायालय में जो उपचार हैं, सिविल न्यायालय में जो उपचार है, उपचार का मतलब होता है रेमेडी, यानी पीड़िता को जो राहत मिलनी है, जो पत्नी और बच्चों के संरक्षण के लिए जरूरी है उपचार, सिविल न्यायालयों में उपलब्ध हैं, वाद लगा करके प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन इस सीआरपीसी की धारा 125 में तीव्र यानी तुरंत प्रदान किया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। यही उद्देश्य है इसका 125 का सीआरपीसी में शामिल करने का। न्यायालय ने पाया, अब साथियों बात कर लेते हैं कि न्यायालय ने अब निर्धारित क्या किया है इस मामले में। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए केवल डिक्री पारित करना। न्यायालय ने कहा कि देखिए, विवाह पुनर्स्थापन यानी वैवाहिक जीवन फिर से प्रारंभ करने के लिए, वैवाहिक जीवन फिर से प्रारंभ करने के लिए केवल डिक्री पारित करना। क्या कहा? केवल
डिक्री पारित करना और पत्नी द्वारा उसका अनुपालन ना करना, पत्नी द्वारा उस डिक्री का अनुपालन ना करना। जो डिक्री फैमिली कोर्ट से दिनेश ने प्राप्त की थी, विवाह पुनर्स्थापन की, उस डिक्री को पारित करना और पत्नी द्वारा उस डिक्री का पालन न करना, स्वयं में सीआरपीसी की धारा 125(4) के अधीन नेहर्ता को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यानी जो 125(4) है, इसमें जो प्रावधान है उनको नेहर्ता को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके व्यक्तिगत गुण दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। मतलब अगर डिक्री पारित करवा ली, पत्नी उसका पालन नहीं कर रही, तो इसका मतलब 125 के तहत जो भरण पोषण का आदेश हुआ है उसको रद्द कर देना पर्याप्त नहीं है। इसमें प्रावधान किए गए हैं कि उसको उपचार मिलेगा। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक मामले का निर्णय उसके व्यक्तिगत गुण दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। जो निर्णय है इस प्रकार से वो व्यक्तिगत गुण और दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। न्यायालय ने उल्लिखित किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों और स्थापित न्यायिक पुनर्विणों के अनुसार दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए कार्रवाई में प्राप्त निष्कर्ष सीआरपीसी की धारा 125 के अधीन कार्रवाई पर निर्णायक रूप से बाध्यकारी नहीं हो सकते। जो सीआरपीसी की धारा 125 है उसके निर्णायक रूप से बाध्यकारी नहीं है, उस पर लागू ये नहीं होते हैं। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। पहली चीज ये कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माना गया कि डिक्री पारित करवा लेना और डिक्री का पत्नी के द्वारा पालना ना करना 125 के अंतर्गत जो आदेश हुआ है उसको रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और यह भी कहा कि मानसिक क्रूरता के संबंध में न्यायालय ने प्रेक्षित किया कि इसका मूल्यांकन कदाचार के पृथक उदाहरणों के स्थान पर समग्र परिस्थितियों और व्यवहार के आधार पर किया जाना चाहिए। मतलब मानसिक क्रूरता के संबंध में न्यायालय ने प्रेक्षित किया कि इसका मूल्यांकन, जो मानसिक क्रूरता है इसका जो मूल्यांकन है, इस चीज का मूल्यांकन कदाचार के पृथक उदाहरणों के स्थान पर, जो कदाचार के उदाहरण हैं उनके स्थान पर समग्र परिस्थितियों और व्यवहारों के आधार पर किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? समग्र परिस्थितियों और व्यवहारों के आधार पर किया जाना चाहिए। जो निर्णय है वो कैसा किया जाना चाहिए? समग्र परिस्थितियों और उनके कदाचार के जो उदाहरण है उनके आधार पर किया जाना चाहिए। कैसे किया जाना चाहिए? जो कदाचार के संबंध में समग्र परिस्थितियों और व्यवहार के आधार पर, जो कदाचार के उदाहरण के स्थान पर समग्र परिस्थितियों के व्यवहार के आधार पर किया जाना चाहिए। साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि अगर इस प्रकार की स्थिति बन रही है तो क्या होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मानसिक क्रूरता के संबंध में मूल्यांकन कदाचार के उदाहरण है, कदाचार के पृथक उदाहरणों के स्थान पर, कदाचार के जो उदाहरण है उनके पृथक उदाहरणों के स्थान पर जो समग्र परिस्थितियां हैं, जो समग्र परिस्थितियां हैं और व्यवहार हैं उनके आधार पर किया जाना चाहिए। जो परिस्थितियां हैं, व्यवहार हैं, उनके आधार पर किया जाना चाहिए। किस चीज का? मानसिक क्रूरता के संबंध में जो मूल्यांकन है समग्र परिस्थितियां और व्यवहार के आधार पर किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने पाया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पाया, क्या पाया? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि गर्भपात के पश्चात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि गर्भपात के पश्चात रीना की जो पत्नी है, रीना की अनदेखी करने में दिनेश का आचरण तथा वैवाहिक गृह में उसके साथ हुए दुर्व्यवहार के कारण पुनः स्थापन की डिग्री पारित होने के पश्चात उसके वैवाहिक गृह से दूर रहने के लिए पर्याप्त कारण बने। यानी कि गर्भपात के पश्चात जैसी उम्मीद पत्नी ने की थी कि पति उसके साथ रहे, लेकिन पत्नी के साथ ना तो पति दिनेश रहा और ना ही उसने किसी प्रकार का खर्च उठाया। उसके बाद पत्नी के साथ, यानी जो रीना है, रीना के साथ दिनेश के परिवार वालों यानी ससुराल वालों का जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था। क्या नहीं था? व्यवहार अच्छा नहीं था, जिस कारण से पति ने डिग्री भले ही पारित करवा ली, पति के द्वारा विवाह पुनर्स्थापन की डिग्री जरूर पारित करवा ली अपने पक्ष में, लेकिन ऐसे कारण है जिसकी वजह से पत्नी ने उन शर्तों का पालन नहीं किया और वह पति से दूर रही। क्या रही? दूर रही। यानी मतलब जो कारण थे, जो 2 महीने का समय दिया था फैमिली कोर्ट ने कि 2 माह में अपना वैवाहिक जीवन प्रारंभ करें, तो वो जो 2 माह का आदेश था उसका पालन क्यों नहीं किया गया? क्यों? कहीं ना कहीं पत्नी के मन में था कि जो आदमी गर्भपात के पश्चात भी उसका सपोर्ट नहीं किया, देखने नहीं आया, खर्चा नहीं उठाया और जिस प्रकार से उसके साथ प्रताड़ना ससुराल में की गई, इन सारी चीजों को देखते हुए दुर्व्यवहार किया गया, तो ये चीजें पर्याप्त थे इस आदेश का पालन न करने के लिए। मतलब जो निर्देश दिए गए थे कि भाई वैवाहिक जीवन पुनः प्रारंभ करें, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को माना। न्यायालय ने आलोचनात्मक रूप से प्रेक्षित किया कि पुनर्स्थापन की डिग्री को क्रियान्वित करने या उसके पश्चात विवाह विच्छेद की मांग करने में दिनेश की निष्क्रियता उसकी ईमानदारी की कमी को दर्शाता है। अब साथियों, ये तो बहुत बड़ी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायालय ने आलोचनात्मक रूप से प्रेक्षित किया कि पुनर्स्थापन डिग्री को, जो पुनर्स्थापन डिग्री हुई थी कि वैवाहिक जीवन पुनः प्रारंभ करें, वो भी 2 माह के भीतर, इसके बाद इस डिग्री के क्रियान्वित करने या उसके पश्चात विवाह विच्छेद की मांग करने में दिनेश की निष्क्रियता और उसकी ईमानदारी की कमी दर्शाती है। मतलब जो 2 माह का समय दिया था उसमें पत्नी के द्वारा उस चीज की पालना नहीं की गई, तो अब पति ने क्या किया? विवाह विच्छेद के लिए वाद दायर कर दिया, विवाह विच्छेद के लिए वाद दायर कर दिया और साथ ही साथ भरण पोषण का जो आदेश हुआ था उसके अगेंस्ट भी उसको चैलेंज कर दिया गया। तो साथियों, इन दोनों चीजों से एक बात निकल करके सामने आती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या निकल करके सामने आती है? कि जो पति दिनेश है इसकी निष्क्रियता और उसकी ईमानदारी कमी, यानी निष्क्रियता और ईमानदारी की कमी निकल करके सामने आती है। क्या आती है? कमी को दर्शाती है। किसकी? पति दिनेश की। कि जिस प्रकार से भाई आदेश हुआ था, रुकना था या जो भी परिस्थितियां थी, लेकिन विवाह विच्छेद और भरण पोषण से संबंधित ये मामलों को चैलेंज करना, जो कि वो जो पति है उसकी निष्क्रियता और ईमानदारी की कमी दर्शाती है। क्या करती है? ईमानदारी की कमी दर्शाती है और यह भी दर्शाती है कि वह अपनी पत्नी के प्रति अपने दायित्व में बचने का प्रयास कर रहा है। यह भी दर्शाती है जो दिनेश है, पति दिनेश है, वह अपने दायित्व, जो उसकी जिम्मेदारी है, जो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पत्नी के प्रति, यानी जो दायित्व है पत्नी के प्रति, किसके प्रति? पत्नी के प्रति, पति दिनेश के। किसके दायित्व? पति दिनेश के। जो पत्नी के प्रति पति दिनेश के दायित्व हैं, उनसे बचने का प्रयास कर रहा है। इन सारी चीजों से यह स्पष्ट निकल करके आता है कि ये जो दायित्व है उनसे बचने का प्रयास किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? प्रयास किया जा रहा है। जबकि डिग्री का वह भरण पोषण के दावों के विरुद्ध ढाल के रूप में प्रयोग कर रहा है।
और जो डिक्री उसको पुनर्स्थापन की हुई है, उस डिक्री का उपयोग ढाल के रूप में किया जा रहा है। किसके द्वारा? पति के द्वारा, दिनेश के द्वारा ढाल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। किस ढाल के रूप में? ताकि वह अपने दायित्व से बच सके, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके दायित्व थे, उससे वह बच सके। जबकि डिक्री व भरण पोषण के दावों के विरुद्ध ढाल के रूप में प्रयोग करा, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। न्यायालय ने अभिकथित किया कि पत्नी का अपने पति के साथ रहने में असफलता इंकार से भिन्न है, तथा यह भी कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(4) में उपबंधित महत्वपूर्ण शब्द असफलता नहीं, इंकार है। साथियों, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण निकल के बात सामने आई है। उसमें यही बात निकल करके आई है कि असफलता और इंकार दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी का अपने पति के साथ रहने में, पत्नी का अपने पति के साथ रहने में असफलता, जो असफलता है इंकार से भिन्न है। इंकार से क्या है? भिन्न है। इंकार यानी रहना ही नहीं है, असफल यानी सफल नहीं हो रहे, वो है। तथा यह भी कहा गया है कि सीआरपीसी की जो धारा है 125 सब क्लॉज 4 में उपबंधित महत्वपूर्ण शब्द असफलता नहीं है। महत्वपूर्ण जो शब्द है वह असफलता से संबंधित नहीं है। असफलता होने में उस चीज को रद्द नहीं किया जा सकता अगर इंकार आ जाता है। अगर उसके द्वारा इंकार कर दिया जाता, वह 2 माह में नहीं रह पाई, निर्देशों का पालन नहीं कर पाई, असफल हुई, लेकिन इंकार नहीं हुआ। तो इस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पीड़िता है, जो पत्नी है, उसकी अपील को देखते हुए इस प्रकार से कहा कि जो पति दिनेश है उसके द्वारा अपने दायित्व से बचने के लिए इस प्रकार से डिक्री को ढाल बनाया गया और उस ढाल से अपने दायित्व से बचने के लिए पूरा का पूरा क्या किया गया? प्रयास किया गया। साथियों, इसके बाद हम आपको एक चीज और बता देते हैं। देखिए साथियों, पति पत्नी के जो रिश्ते हैं बहुत नाजुक होते हैं और इसमें अगर देखा जाए इस पूरे मामले में, अगर हम देखें तो 2014 में शादी हुई और 2025 में आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। 2014 में शादी हुई, 2025 में आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, यहां एक लड़की जब अपना घर छोड़ करके आती है तो पति और उसके परिवार की जिम्मेदारी होती है, वहीं उतनी ही जिम्मेदारी उस लड़की की भी होती है कि अपना घर छोड़ करके आई तो सामने वाले घर को अपनाने की कोशिश करे, उनके हिसाब से सारी चीजें माने। इस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, इसमें स्पष्ट हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय रांची द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 440/2022 में जो पारित आदेश दिनांक 4/8/2023 पारित 4/8/2023 के निर्णय को निरस्त किया। क्या किया? निर्णय को निरस्त किया। अपील को स्वीकार किया। क्या किया? अपील को स्वीकार किया गया। और साथ ही साथ मूल भरण पोषण मामले में, जो मूल भरण पोषण मामले में संख्या 54/2019 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, यानी जो फैमिली कोर्ट
फैमिली कोर्ट पारिवारिक न्यायालय धनबाद द्वारा, फैमिली कोर्ट धनबाद द्वारा पारित दिनांक, जो निर्णय पारित हुआ था 15/2/2022 के आदेश को बहाल रखा। भरण पोषण का जो आदेश था उसको बहाल रखा गया और इसके अलावा निर्देश दिया गया कि प्रत्येक कैलेंडर माह की 10 तारीख को, प्रत्येक कैलेंडर माह की 10 तारीख को या उससे पहले, 10 तारीख को या उससे पहले अपीलकर्ता रीना को, किसको? अपीलकर्ता रीना को 10,000 रुपए प्रति माह की दर से भरण पोषण का भुगतान करेगा। 10,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से भरण पोषण का क्या करेगा? भुगतान करेगा। ऐसा भरण पोषण आवेदन दाखिल करने की तिथि से, अर्थात कब से देना होगा? जिस तारीख को भरण पोषण की 3/8/2019 से देय होगा, यानी 3/8/2019 से 10 जनवरी तक आपको एरियर्स के रूप में वो देना है जो आपने नहीं दिया है पति दिनेश ने, और उसके बाद फिर कंटिन्यू करना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया कि भाई जो आपने दे है, यानी जो बकाया है वो आपको देना है। और उसके बाद रख रखाव की बकाया राशि दिनेश द्वारा 3 बराबर किस्तों में चुकाई जाएगी। अर्थात पहली किस्त कब दी जाएगी? यह भी न्यायालय ने कह दिया कि पहली किस्त 30/4/2025 को दी जाएगी, दूसरी किस्त 31/8/2025 को दी जाएगी और तीसरी किस्त 31/12/2025 को दी जाएगी। यानी कि 2019 से जो हर महीने 10,000 रुपए हो रहा था वह इकट्ठा हो गया, जो नहीं दिया गया है दिनेश के द्वारा। अब उसका भुगतान जो पति दिनेश है वो 3 किस्तों में करेगा। पहली किस्त 30/4/2025 को, दूसरी किस्त 31/8/2025 को और तीसरी किस्त 31/12/2025 को करेगा। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड झारखंड हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया है। यानी उच्च न्यायालय जो रांची है उसके फैसले को पलटते हुए जो फैमिली कोर्ट धनबाद का जो निर्णय था भरण पोषण के संबंध में, उसको बहाल रखा है। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।